नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित चैडवाल और आप देख रहे हैं पपलाज एजुकेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दैनिक पाठ्य योजना नंबर 10। तो दोस्तों, विद्यालय का नाम आप लिख लीजिएगा जिस प्रकार मैंने लिख रखा है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट। छात्र अध्यापक का नाम आप लिख लीजिएगा, अपना जो भी नाम है मैंने लिख रखा है रोहित चैडवाल। विषय हिंदी। प्रकरण नादान दोष। विषय वस्तु केशव के घर। फिर आपको ऐसे ऐसे खाली छोड़ देना। फिर आपको यहाँ पर लिखना भैया कितने चालाक है। दिनांक में आप लिख लीजिएगा जिस दिन आप स्कूल में दैनिक पाठ्य योजना पढ़ाओगे उस दिन के आप इसमें दिनांक लिख लीजिए। कक्षा शेष कालांश पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी आपका कालांश है वो आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। समय 30 से 35 मिनट, जो भी आपके अनुसार जो भी समय है वो आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थियों में हिंदी विषय अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा उद्देश्य आपको लिखना है, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना। तीसरा उद्देश्य आपको लिखना है, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा उद्देश्य आपको लिखना है, विद्यार्थियों में मानसिक शक्ति का विकास करना। फिर दोस्तों आपको लिखना है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक के अंतर्गत आपको लिखना है, पहला पॉइंट, विद्यार्थी नादान दोष के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी नादान दोष से संबंधित तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अवबोधात्मक में आपको पहला पॉइंट आपको लिखना, विद्यार्थी नादान दोष को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना, अवबोधात्मक में विद्यार्थी नादान दोष के निर्माण की व्याख्या कर सकेंगे। फिर तीसरा पॉइंट में आपको लिखना अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में आपको विशिष्ट उद्देश्य अनुप्रयोग में आपको पहला पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी नादान दोष के कार्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी नादान दोष से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य कौशल के अंतर्गत आपको लिखना है, पहला पॉइंट, विद्यार्थी नादान दोष को जानने में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। फिर कौशल में आपको दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी नादान दोष को मॉडल चार्ट द्वारा प्रस्तुत कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य अभिरुचि में आपको लिखना है, पहला पॉइंट, विद्यार्थी नादान दोष के कार्यों की जानकारी हेतु प्रश्न पूछेंगे। अभिरुचि का दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी नादान दोष के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य अभिव्यक्ति में आपको पहला पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी नादान दोष के कार्यों के बारे में अपनी भावना प्रकट कर सकेंगे। और अभिव्यक्ति का दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, विद्यार्थी नादान दोष के निर्माण प्रक्रिया के संबंध में सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। फिर दोस्तों हमें आगे बढ़ना है, आगे हमें लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आपको लिखना है श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक आदि। जो भी आपकी सहायक सामग्री होगी वो सहायक सामग्री के अंतर्गत आप लिख लीजिएगा। शिक्षण विधि के अंतर्गत हम विधि लिख देंगे जो विधि हमारे इस दैनिक पाठ्य योजना में उपयोग होगी, जैसे वासन विधि,
पठन विधि, निरीक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि और स्फटिकीकरण विधि। पूर्ण ज्ञान के अंतर्गत आपको लिखना है विद्यार्थी नादान दोष के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये दोस्तों हमें आगे बढ़ना है प्रस्तावना कौशल प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना कौशल प्रश्न में बनाना आपको 5 प्रश्न बनाने ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना। क्रम संख्या के अंतर्गत हम प्रश्नों की क्रम संख्या लिख देंगे। छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत हम प्रश्न लिख देंगे और विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत हम उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे प्रातः काल विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? तो बच्चा बताएगा विद्यालय। क्या बताएगा? विद्यालय। दूसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे विद्यालय में हमें कौन पढ़ाता है? तो बच्चा बताएगा अध्यापक। तीसरा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे अध्यापक के अलावा कक्षा में कौन कौन होते हैं? तो बच्चा बताएगा सहपाठी। चौथा प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे अपने धनुष सहपाठी क्या कहलाते हैं? तो बच्चा बताएगा दोस्त। फिर 5वां प्रश्न हम बच्चों से पूछेंगे नादान दोष विषय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो दोस्तों कोई भी बच्चा इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएगा। सारे बच्चे मौन रहेंगे तो प्रश्न क्या हो जाएगा? समस्यात्मक। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? समस्यात्मक ही लिखेंगे। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं उद्देश्य कथन की तरफ। तो दोस्तों उद्देश्य कथन में आपको लिखना है अच्छा तो विद्यार्थियों आज हम नादान दोष के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। किसके बारे में? नादान दोष के बारे में। तो दोस्तों फिर हम आगे बढ़ते हैं पाठ का क्या करेंगे? प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों आप इस प्रकार आप ऊपर प्रस्तुतिकरण लिख लीजिएगा। फिर शिक्षण बिंदु लिख लीजिएगा, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और विधि। शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम शिक्षण बिंदु लिख देंगे और छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो छात्र अध्यापक जो क्रिया करेगा उसको हम छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। जो क्रिया विद्यार्थी करेगा उसको हम विद्यार्थी क्रिया के अंतर्गत लिख देंगे। जो विधि इसमें उपयोग होगी उस विधि को हम इसमें विधि के अंतर्गत लिख देंगे। तो दोस्तों पहला शिक्षण बिंदु आप लिख लेना आदर्श भाषण। आदर्श भाषण में आपको लिखना है छात्र अध्यापक क्रिया करेगा, छात्र अध्यापक शुद्ध स्पष्ट उचित यति गति आरोह अवरोह पूर्वक आदर्श भाषण करेगा। और विद्यार्थी क्रिया क्या करेगा? इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ये विधि कौन सी हो जाएगी? विधि वाचन। तो हम इसमें वाचन विधि लिख देंगे। फिर अगला शिक्षण बिंदु होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में आपको छात्र अध्यापक क्या क्रिया करेगा? छात्र अध्यापक छात्रों को उचित यति गति पूर्वक शुद्ध स्पष्ट अनुकरण वाचन करने को कहेगा। और विद्यार्थी क्रिया क्या करेगा? इसमें विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। और इसमें विधि कौन सी हो जाएगी? वाचन विधि हो जाएगी। फिर अगला शिक्षण बिंदु हमें लिखना है अशुद्धि संशोधन। अशुद्धि संशोधन में छात्र अध्यापक क्रिया करेगा, छात्र अध्यापक छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से यानी अन्य छात्रों की सहायता से क्या करवाएगा? शुद्ध करवाएगा। और इसमें विद्यार्थी क्रिया क्या हो जाएगी? विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। और ये विधि कौन सी हो जाएगी? निरीक्षण विधि। फिर हमें बोध प्रश्न लिखना है। बोध प्रश्न में हमें 1, 2 या 3, 4 जितने भी आप प्रश्न बना सकते हो वो बोध प्रश्न के अंतर्गत आप लिख सकते हो। पहला प्रश्न हम लिखेंगे केवल केशव के घर कानिश के ऊपर किसने अंडे दिए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चिड़िया ने। दूसरा प्रश्न हमें लिखना है केशव की बहन का क्या नाम था?
तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्यामा। तीसरा प्रश्न हम लिखेंगे पानी रखने के लिए केशव क्या लाया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पत्थर की प्याली। चौथा प्रश्न हम लिखेंगे श्यामा अपनी माँ की आंख बचाकर क्या लाई? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चावल। और इस प्रकार के जो हम प्रश्न पूछेंगे तो ये प्रश्न की जो विधि हो जाएगी ये हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। स्पष्टीकरण में आपको लिखना है छात्र अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपट्ट पर लिखकर क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। जो शब्द कठिन होंगे उनको छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा और विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ लिखेंगे। और ये विधि कौन सी हो जाएगी? स्पष्टीकरण विधि। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं श्यामपट्ट कार्य की तरफ। श्यामपट्ट कार्य में शब्द लिख देंगे, जो कठिन शब्द होंगे उनके अर्थ हम यहाँ लिख देंगे। सुंदर शब्द का अर्थ होता है चेतना। पेचीदा शब्द का अर्थ होता है कठिन। सुराख शब्द का अर्थ होता है छेद। पर शब्द का अर्थ होता है पंख। अधीर शब्द का अर्थ होता है बेचैन। तो दोस्तों ये हमारे कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ हम किसके अंतर्गत लिख देंगे? श्यामपट्ट के अंतर्गत लिख देंगे। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो शिक्षण बिंदु है वो है मौन पठन। मौन पठन में आपको छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत आपको लिखना है छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को मौन वाचन के लिए कहेगा और विद्यार्थी निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। और ये विधि कौन सी हो जाएगी? पठन विधि। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न या आप बोध प्रश्न भी बोल सकते हैं उनको। इनमें आपको पहला प्रश्न आपको लिखना है दोनों बहन भाई में कौन बड़ा था? दोनों बहन भाई में कौन बड़ा था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा केशव। दूसरा प्रश्न हमें लिखना है घर के कार्यों से किसे फुर्सत नहीं थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अम्मा को। तीसरा प्रश्न हम लिखेंगे कूड़ा फेंकने वाली टोकरी कौन लाया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्यामा। चौथा प्रश्न हम लिखेंगे चिड़ा और चिड़िया को बेटा देखकर दोनों बच्चे किसकी सुंद भूल जाते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दूध और जलेबी की। और ये हमारी विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपको लिखना है पढ़ने लिखने से किसको फुर्सत नहीं थी? तो ऑप्शन ए बनाकर आपको लिखना है केशव। दूसरा ऑप्शन ब में आपको लिखना है श्यामा। और तीसरा ऑप्शन स में आपको लिखना है माँ। और चौथा ऑप्शन द में आपको लिखना है बाबूजी। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बनाना है। दूसरा प्रश्न आपको लिखना है श्यामा ने दिल से सोचा भैया कितने? फिर खाली सी जगह छोड़नी है, फिर लिखना है आपको चालाक या बेवकूफ। दो शब्द आपको लिखना है, इनमें से बच्चे छांट कर खाली स्थान में भर देंगे। तीसरा प्रश्न हम लिखेंगे श्यामा अपनी माँ की आंख बचाकर मटके से सांवर निकाल लाई। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? इस प्रकार एक प्रश्न सत्य और असत्य पर हमें बच्चों को पूछना है। चौथा प्रश्न हम लिखना है बच्चों की बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं, स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न हमें लिखना है टोकरी के सुराग बंद करने के लिए केशव ने क्या किया? तो दोस्तों इस प्रकार के पुनरावृत्ति मूल्यांकन में 3 या 5 प्रश्न बच्चों से पूछा जाना चाहिए। फिर हमें बच्चों को गृह कार्य दे देंगे हम। पहला प्रश्न भैया कितने चालाक हैं? श्यामा ने केशव के बारे में ऐसा क्यों सोचा, समझाइए। ये बच्चों का हो जाएगा गृह कार्य।
तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बीएड करने वाले साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों ऐसी ही और दैनिक पाठ्य योजना देखने के लिए आप चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मैं लिंक दे दूँगा। लिंक में उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको हिंदी की संपूर्ण दैनिक पाठ्य योजना मिल जाएगी। आप उनमें से लिख सकते हो और आप अपनी नोटबुक में दैनिक पाठ्य योजना की नोटबुक में आप इनको बना सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।